Okay, in today lesson, I will explain the model paper of chemistry, paper 2 of Aga Khan Examination Board. This is the paper of basically फर्स्ट ईयर क्लास। और जो स्टूडेंट्स 2023 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो उनको उन्होंने हेल्प किया, या इसके अलावा आगे जितने भी 2024 में भी जो एग्ज़ाम देंगे या उसके आगे, तो ये मॉडल पेपर उसकी हेल्प करेगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चन जो है एग्जाम में, आगा खान बोर्ड के एग्जाम में वो फेस कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट ईच ऑफ द गिवन काउंटर नंबर स्पेसिफाई। तो हमें एक टेबल दिया गया है, इस टेबल के अंदर दो क्वांटम नंबर है, एक क्वांटम नंबर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, दूसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। हमने बताना ये है कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस टाइप की इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। अगर हमें ये बात याद हो कि टोटल 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर होते हैं, तो सबसे पहला जो क्वांटम नंबर होता है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसका सिंबल एन होता है और वो हमें शेल्स के बारे में बताता है। तो लेकिन यहाँ ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की बात करें, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बेसिकली हमें सब शेल्स की इंफॉर्मेशन देता है। अब अगर आपको याद हो, सब शेल हमारे पास जो है वो एस, पी, डी और एफ होते हैं। और एक चीज और, हर सब शेल की एक स्पेसिफिक शेप होती है। तो अगर बहुत स्पेसिफिक आंसर इसका दिया जाए कि वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन एजीमुथल क्वांटम नंबर देता है, तो ये हमें बताता है शेप ऑफ सब शेल। ये इंफॉर्मेशन हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर देता है। और सेकंड हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली हमें जो सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन स्पेस में क्या होती है वो बताता है। तो हम इसके बारे में ये कह सकते हैं कि ओरिएंटेशन इन स्पेस, या आप ये भी कह सकते हैं कि इन 3D डायमेंशन में उसकी क्या क्या डायरेक्शन होगी इन 3 डायमेंशनल में। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, बी पार्ट। ये हमारे पास बी पार्ट में जो क्वेश्चन दिया गया है, बी पार्ट में हमारे पास है कंप्लीट द गिवन टेबल बाय मेंशनिंग द क्वांटम नंबर ऑफ ईच ऑर्बिटल। तो हमारे पास यहाँ पर क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर का नंबर, एक स्पेसिफिक नंबर होता है। बेसिकली ये क्वांटम नंबर का एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। अब हमने इनकी वैल्यू बतानी है। और ऑर्बिटल हमें दिए गए, एक 2p ऑर्बिटल दिया गया और एक 3d ऑर्बिटल दिया गया है। तो यहाँ पर भी अगर एक इंफॉर्मेशन हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर की हो, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो सिंबल होता है वो होता है एल। और एल की वैल्यू हमारे पास 0, 1, 2, 3 और ऑनवर्ड होती है। और हर स्पेसिफिक वैल्यू रिप्रेजेंट करती है एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल को। अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर एल की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास जो ऑर्बिटल होता है या सबशेल होता है वो एस होता है। और 1 के लिए पी होता है, 2 के लिए डी होता है और 3 के लिए एफ होता है। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो ऑर्बिटल आपको नजर आ रहा है वो 2p नजर आ रहा है। तो 2p के रिस्पेक्ट से ये p ऑर्बिटल है। ये 2p, 1p, 1p तो नहीं कहना चाहिए, 2p, 3p, 4p, 5p कोई भी हो इसके साथ। अगर p है तो इसका मतलब है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है। और जब डी की बात करेंगे तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डायरेक्टली डिपेंड करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू के, क्योंकि उसका एक सिंपल फॉर्मूला है, m इक्वल होता है प्लस माइनस एल। अगर हम क्या करें, एल की वैल्यू के साथ प्लस माइनस साइन लगा दें, और या यूं कह सकते हैं कि हम इसके अंदर स्पेसिफिकली सारे इंटीजर्स जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो उन सबको इंक्लूड कर लें तो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास क्योंकि यहाँ पर 2p ऑर्बिटल है तो फिर m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू होगी प्लस माइनस 1। और d ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 2। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी हमने मेंशन कर दिया।
अच्छा, यहाँ पर ये हमारे पास जो 2p या 3d है, ये बेसिकली सब शेल्स हैं। अगर आपको कुछ याद हो, मैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी यहाँ देना चाहूंगा कि जो पी ऑर्बिटल पी सब शेल होता है, सॉरी, वो तीन सब ऑर्बिटल में डिवाइड होता है, जिसको एक को हम पी एक्स, एक को पी वाई पी जेड कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देना चाहूंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है, कि अगर हम कहें कि यही 2p x हो गया है, यही 2p y हो गया है, और यही 2p z हो गया, तो बेसिकली ये हमारे ऑर्बिटल्स हैं, मेन ऑर्बिटल्स हैं। तो फिर इनकी m की क्या वैल्यू होगी? तो m की वैल्यू इनकी होगी -1, 0, +1। तो तीन वैल्यूज होती हैं m की, क्योंकि अगर आप इस +-1 को एक्सपेंड करते हो, m की वैल्यू एक्सपेंड होके थ्री वैल्यूज में। लेकिन ये थ्री वैल्यूज में किसके लिए है? ये पी और पी सबशेल जब ऑर्बिटल में डिवाइड होता है तो उसके लिए। तो अगर इसी तरीके से एम की वैल्यू अगर आप सोचें कि डी में किस में डिवाइड होगी, तो मैं जरा पहले आपको मेंशन करके बता दूं। -2, -1, 0, +1, +2। तो ये m की 5 वैल्यूज है। तो ये m इक्वल टू +-2 का मतलब ये है कि ये m की 5 वैल्यूज हैं। तो ये 5 वैल्यूज में डिवाइड हो रहा है। तो ये खैर इन्फॉर्मेशन में आपको, मैंने आपको जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी। अदरवाइज हमारा ये जो मैंने पहले मेंशन किया है, ये हमारा आंसर, ये m इक्वल टू +-2 और m इक्वल टू +-1 ऑलरेडी हमारा आंसर था। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, और इसके टोटल 2 मार्क्स हैं। गिवन बिलो द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड मॉलिक्यूल। ये हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड का एक लीनियर स्ट्रक्चर है। और हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर ऑब्जर्व इन द गिवन मॉलिक्यूल। इस पूरे मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड्स हैं, हमने ये बताने हैं। अगर हमें ये बात याद हो, तो ये जो सिंगल लाइन है या एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान हमें एक सिंगल लाइन नजर आ रही है। तो ये लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं? ये लाइन कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर सिंगल लाइन है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो जो पहला फर्स्ट बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान तो पहला बॉन्ड, ये एक सिग्मा आ गया। अब अगर हम कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान देखें, इसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड का रूल ये है कि जो फर्स्ट बॉन्ड है वो सिग्मा होगा, और बाकी के तो जो दो बॉन्ड हैं वो क्या होंगे? पाई बॉन्ड होंगे। तो अब अगर हम देखें, इसके अलावा कोई भी लाइन हमें नजर नहीं आ रही कोवलेंट के रिस्पेक्ट से, और कोई बॉन्डिंग और इसके अलावा है भी नहीं। तो टोटल हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो हमारे पास दो हो गए, और पाई बॉन्ड भी हमारे पास कितने हो गए? दो हो गए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके टोटल मार्क्स 3 हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई तीन बातें बतानी होगी, और यहाँ इन्होंने ए बी सी के रिस्पेक्ट से, अगर हम जरा इस क्वेश्चन को रीड करें, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप एट ए, बी एंड सी इन द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। अब अगर हम यहाँ पर, इन्होंने हमें जो इंफॉर्मेशन दी है कि ये इथीन का स्ट्रक्चर है, तो और इथीन का स्ट्रक्चर जो ड्रॉ हुआ हुआ है, ये sp2 हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर है। तो हमें यहाँ पर इथीन का sp2 हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर की बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 तीनों टाइप, और इसकी एग्जांपल में जो बेस्ट एग्जांपल हम पढ़ते हैं वो ये इथीन की है। तो उसमें अगर पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल कौन से हैं। अब अगर आप यहाँ पर ये देखें, तो ये जो ओवरलैप हुआ हुआ है एच के साथ, ये, अच्छा, एच का जो ये ऑर्बिटल है, ये सर्कुलर शेप में है। तो ये तो एस ऑर्बिटल है। तो ये सारे एस ऑर्बिटल हो गए। तो पहले मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि ये सारे एस ऑर्बिटल है। अच्छा, अब ये जो हमारे सामने जो अप्रोक्सीमेटली एक ट्रायगोनल प्लेनर, अगर मैं इसको ये लाइन ड्रॉ करूँ आपके सामने, तो ये हमारे पास एक ट्रायगोनल प्लेनर में ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं। तो ये बेसिकली, अगर आप इसको, मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूँ। इसकी शेप कुछ इस तरह से है, ये यूं आके और ये यहाँ तक जा रहा है। तो ये जो शेप है, ये शेप हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप है। तो इसका नाम जो हमारे पास है, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है भी कितने? तीन है। अच्छा, अगर आप इसको, अगर आप इसका नाम बताना चाहें तो क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इसको हम, इस ऑर्बिटल को हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट या हाइब्रिड ऑर्बिट। तो ये भी हमारा sp2 है।
और ये वाला भी हमारा sp2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और दूसरी तरफ पे ये भी एक सेम आइडेंटिकल कार्बन होता है, सेम कार्बन होता है। तो उसमें मैं इस पर स्टार बना देता हूँ। ये तीनों ऑर्बिटल भी sp2 ही ऑर्बिटल्स हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने सारे ऑर्बिटल, बल्कि यहाँ पर एक और टाइप की ओवरलैपिंग भी जो हमें वर्टिकल नजर आ रहा है। अब अगर आपको ये याद हो, ये देखें, ये मैं इसके ऊपर ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारे पास, ये कौन सी शेप है, ये अगर आपको याद हो, ये पी ऑर्बिटल की शेप है। तो कार्बन का जो 2p जेड ऑर्बिटल होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, वो अनहाइब्रिडाइज होता है। तो इस, ये बेसिकली इसको मैं स्पेसिफिकली 2p z कह रहा हूँ। तो आप पी ऑर्बिटल भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ऑर्बिटल की बात पूछी है। तो मैं इसको पी जेड ऑर्बिटल भी कह सकता हूँ, या फिर अगर मैं पी भी लिखना चाहूँ तो पी भी लिख सकता हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमने जो आंसर देना है। ए में हमारे पास ये एस ऑर्बिटल और sp2 ऑर्बिटल के दरमियान ओवरलैपिंग है, एस एंड sp2। और बी में हमारे पास अगर आप ये देखें, मैंने ये बताया था कि ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो दोनों ही हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। तो यहाँ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप है sp2 के साथ। अच्छा, अब जब हम सी की बात करते हैं, सी में अगर आप देखें, यहाँ ये डैश लाइन से, डॉटेड लाइन से हमारे पास ओवरलैपिंग मेंशन हो रही है। तो ये ओवरलैपिंग शो हो रही है 2p z ऑर्बिटल, या मैं इसको सिर्फ pz ऑर्बिटल कहूंगा। pz ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है pz ऑर्बिटल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP ऑफ AgCl इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज 1.2 एक्सपोनेंट माइनस 3 ग्राम dm माइनस 3 dm पावर माइनस 3 एट 25 डिग्री सेल्सियस। और हमें यहाँ पर सिल्वर का एटॉमिक मास गिवन है, इसके अलावा हमें यहाँ पर क्लोरीन का एटॉमिक मास गिवन है, और हमने KSP कैलकुलेट करना है AgCl। जब भी हमने KSP कैलकुलेट करना हो, तो सबसे पहले हमें जो इसकी आयनाइजेशन इक्वेशन है वो पता होनी चाहिए। AgCl, जिसमें एक एक सिल्वर और एक क्लोरीन 1:1 रेशियो से कंबाइंड है। तो जब ये आयनाइज होता है, तो ये हमें 1 मोल सिल्वर आयन देता है और 1 मोल क्लोराइड आयन देता है। अगर हम 1 मोल AgCl को आयनाइज करेंगे, तो 1 मोल ही सिल्वर आयन बनेगा और 1 मोल ही क्लोराइड आयन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इन दोनों के दरमियान 1:1 का रेशो है। अच्छा, तो इसी तरीके से जो भी हमारी AgCl की कंसंट्रेशन होगी, वही अगर इसकी x कंसंट्रेशन है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। क्योंकि मैं यहाँ कंसंट्रेशन की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कंसंट्रेशन से ही हम KSP कैलकुलेट करते हैं। तो KSP का फॉर्मूला भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। जब हम KSP हमने कैलकुलेट करनी है, तो KSP के लिए हमें कंसंट्रेशन चाहिए सिल्वर आयन की। अब यहाँ पर सिल्वर आयन की का कोफिशिएंट 1 है, तो इसकी पावर 1 है, जो कि हम मेंशन नहीं करते फिलहाल। इसी तरीके से क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन को अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारे पास KSP कैलकुलेट होगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें यहाँ कंसंट्रेशन नहीं, सॉलिबिलिटी गिवन है। तो हमने इस सॉलिबिलिटी को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो सॉलिबिलिटी को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने का एक सिंपल सा मेथड है कि अगर हम कंसंट्रेशन मालूम करना चाहते हैं, तो हम सॉलिबिलिटी को डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास से। यहाँ हमारी सॉलिबिलिटी की वैल्यू है 1.2 एक्सपोनेंट माइनस 3, और मॉलिक्यूलर मास जो है हमारा, वो हमें अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारा ये मॉलिक्यूल अगर AgCl में एक सिल्वर एक क्लोरीन है, तो बस हमने इन दोनों मासेस को 107.86 प्लस 35.5 को हमने बस ऐड करना है। अब अगर इसको डायरेक्टली मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करूं, तो जो मेरे पास आंसर बनता है 8.37 एक्सपोनेंट माइनस 6, और कंसंट्रेशन है तो इसका यूनिट जो बनेगा वो बनेगा मोल पर dm³। तो ये मैंने अब कंसंट्रेशन मालूम कर दी। अब जैसे कि मैंने कहा था कि AgCl की कंसंट्रेशन हमने जो कैलकुलेट की है, वो हमने की है 8.37 एक्सपोनेंट माइनस 6। तो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जो भी वैल्यू ये होगी, वो दोनों की भी सेम वैल्यू होगी। तो यही वैल्यू सिल्वर की भी होगी, वही क्लोराइड आयन की भी कंसंट्रेशन होगी, मतलब दोनों की वैल्यू सेम। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लिखना चाहूँ कि Ag आयन की कंसंट्रेशन बराबर होगी क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन के, जो कि हमारे पास है 8.37
एक्सपोनेंट -6। अब ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करनी है, मतलब 8.37 एक्सपोनेंट -6 को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 8.37 एक्सपोनेंट -6, अप्रोक्सीमेटली 7.0 एक्सपोनेंट -11 मोल स्क्वायर DM-6। तो ये हमारी KSP कैलकुलेट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग रिजल्ट आर ऑब्टेन इन फॉर द गिवन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड RCH2X एंड द बेस NaOH। और हमें एक इक्वेशन दी हुई है और ये एक आयनिक इक्वेशन है जिसमें हमें नजर आ रहा है कि अल्काइल हैलाइड रिएक्ट कर रहा है OH नेगेटिव आयन से और हमारा अल्कोहल बेसिकली बन रहा है। खैर हमें इसकी प्रोडक्ट से कोई ताल्लुक लेना देना नहीं है। ये क्वेश्चन बेसिकली अगर टेबल को गौर से देखें तो ये हमें RCH2X की कंसंट्रेशन दी हुई है, OH की कंसंट्रेशन दी हुई है और इसका इनिशियल रेट दिया हुआ है। तो अगर जब रेट की बात होती है तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो केमिकल काइनेटिक्स से बिलोंग करता है। और यकीनन हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड इन द बेस। अच्छा, तो हमें बेसिकली ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में हमें सब कंसंट्रेशन चाहिए होती है और इनिशियल रेट चाहिए होते हैं, वो हमें ऑलरेडी गिवन है। अब अगर हम यहाँ पर गौर से देखें तो मैंने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन RCH2X का भी मालूम करना है और OH का भी मालूम करना है। तो पहला स्टेप हमारा ये है। और साथ में अगर बी पार्ट भी पढ़ लें, गिव टू रीजन टू सपोर्ट योर आंसर इन पार्ट ए, इसका मतलब ये है कि जो भी इसका रीजन होगा वो हम साथ साथ इसमें ही लिख लेंगे। अच्छा, तो सबसे पहली चीज मैं अगर आपसे कहूँ कि हम इसकी कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन को देखें कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में RCH2 की कंसंट्रेशन 0.03 है, वो चेंज होकर बढ़ के 0.045 हो गई है। और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में ये कम हो गई है। अब अगर हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को 1 और 2 3 को OH के रिस्पेक्ट से देखें तो OH की वैल्यू 1 एक्सपेरिमेंट में 0.2 है, लेकिन 2 में भी 0.2 है, यहाँ सेम वैल्यू चल रही है। और 3 में ये डबल हो गई है। तो रेट में भी कुछ हमें चेंजेस नज़र आ रहे हैं। तो अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट सब्सटेंस की ऑर्डर मालूम करना हो तो उसके लिए कोई दो एक्सपेरिमेंट वो पिक होंगे जिसमें उसकी कंसंट्रेशन तो चेंज हो। अगर मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि लेट सपोज मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2 को सिलेक्ट करता हूँ अपने ऑर्डर मालूम करने के लिए, तो यहाँ पर ये कंसंट्रेशन चेंज होके 0.03 से 0.045 हो रही है। तो जो साथ वाला उसके दूसरा जो केमिकल है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो सेम रहनी चाहिए। और हमारे पास जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब मैंने ये RCH2X को सिलेक्ट किया है तो OH की कंसंट्रेशन सेम है। तो अगर ये कंडीशन है तो फिर मैं बहुत इजीली RCH2X की जो है वो ऑर्डर मालूम कर सकता हूँ। तो यहाँ मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 में सेलेक्ट कर लिया। जैसे अब मैंने क्या करना है कि ये चेक करना है कि ये 0.03 से 0.045 हो गया है तो ये कितने टाइम्स, मतलब इसका क्या मल्टीपल नंबर है जिससे ये वैल्यू बढ़ के इतनी हो गई है। तो ये बेसिकली डेसिमल में दिया हुआ है, ये कोई होल नंबर तो है नहीं कि मैं डायरेक्टली बता दूं। तो इसके एक आसान तरीका ये है कि मैं जो सेकंड एक्सपेरिमेंट की वैल्यू है 0.045 इसको डिवाइड कर देता हूँ 0.03 से, तो मुझे इसका मल्टीपल वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करता हूँ तो ये 1.5 आती है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी कंसंट्रेशन है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से 2 तक वो 1.5 टाइम्स बढ़ गई है। इसी तरीके से मैं अब रेट चेक करूंगा। तो रेट का चेक करने भी अभी ये डेसिमल में है तो वही मेथड यूज करूंगा कि मैं 2.25 को डिवाइड कर दूंगा 1.5 से। और लकीली यहाँ पर भी मुझे 1.5 वैल्यू ही मिल रही है अगर हम कैलकुलेटर से चेक करें। तो अब हम इसका आंसर ऑर्डर क्या देंगे। जो कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है सेम वही इनिशियल रेट में भी चेंज आ रहा है। मतलब अगर हम यहाँ लिखें कि इन एक्सपेरिमेंट 1 and 2 the concentration increases 1.5 times and the rate also increases
द सेम ऑर्डर विल बी वन। तो या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ RCH2 का जो ऑर्डर है वो वन ऑर्डर है। अब इसके पीछे लॉजिक यही है कि जितना टाइम्स कंसंट्रेशन बढ़ रही है उतने टाइम्स ही हमारे पास जो रेट बढ़ रहा है, तो फिर ऑर्डर वन होगा। मतलब मैं अगर इसको मैथमेटिकली लेना चाहूँ तो मैं इन दोनों का बेसिकली रेशियो ले लेता हूँ, 1.5 रेशियो 1.5। तो ये सिंप्लीफाई होके वन ही बचेगा। तो ये वन मुझे बताता है कि इसका ऑर्डर क्या है। अच्छा, अब हम बात करेंगे OH की का ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें भी वही सेम मेथड अप्लाई करना होगा। तो अब हम एक्सपेरिमेंट पिक करेंगे कि जिसमें OH की कंसंट्रेशन तो चेंज हो रही हो, लेकिन R2S2 X की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 को पिक करूं तो यहाँ पर तो ये दोनों वैल्यूज सेम है, तो ये दो एक्सपेरिमेंट पिक नहीं कर सकता। अगर मैं 1 से 3 की तरफ देखता हूँ तो 1 से 3 की तरफ जो मेरा OH की कंसंट्रेशन है वो 2 टाइम्स बढ़ रही है, 0.02 से 0.04 हो रही है। तो ये 2 टाइम्स बढ़ रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास RCH2X की भी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दोनों वैल्यूज को सेम रहना चाहिए। तो हम अब क्या करेंगे। अच्छा चलिए, हम एक काम और करते हैं कि हम सेकंड और थर्ड में भी देखते हैं कि सेकंड और थर्ड में हमारे पास क्या कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है। सेकंड एंड थर्ड में भी ये 2 टाइम्स बढ़ रहा है, लेकिन ये वैल्यू यहाँ पर तो कम हो रही है। तो ये भी मैं सेकंड और थर्ड पिक नहीं कर सकता। तो मेरे मेरे पास यहाँ पर यूँ समझना है कि मुझे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 ही पिक करना है। यानी कि यहाँ पर OH की कंसंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़ रही है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये कैसे सॉल्व होगी कि ये 0.03 और ये वैल्यू भी 0.03 हो जाए या दोनों वैल्यू सेम हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों वैल्यू को सेम खुद से करेंगे। हम मैथ का कोई रूल ब्रेक नहीं करेंगे। अगर मैंने ये वैल्यू, लेट सपोज ये वैल्यू इसको 0.04 करना है, तो मैं इसको सिर्फ क्या करूँगा, 0.04 से मल्टीप्लाई करूँगा और डिवाइड करूँगा 0.03 से। ऐसा मैं क्यों करूँगा, आप अगर आप देखें मैथमेटिकली, अगर मैं इसको ये जब सिंप्लीफाई होगा तो ये और ये कैंसिल होके तो वैल्यू क्या बचेगी, 0.04। अब ये 0.04 डिवाइड बाई 0.03 मैं अपनी तरफ से लाया हूँ, और मैथ में कोई चीज़ हम अपनी तरफ से नहीं ला सकते। बेसिकली ये कंसंट्रेशन डायरेक्टली इंगेज है या अटैच है इनिशियल रेट से। तो मैथ का रूल ब्रेक ना हो, तो यही यहाँ पर भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.04 डिवाइड बाय 0.03 से। तो अब मैं ये वैल्यूज यूज कर सकता हूँ। अच्छा, अब अगर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई की है तो ये तो कैंसिल नहीं हो रही, तो अगर मैं इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करूँ तो ये वैल्यू चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी। मुझे ये जब मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास जो इसका आंसर आता है वो आता है 2। तो इसका मतलब है ये पूरी वैल्यू कन्वर्ट हो गई है 2 में। अब मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 को यूज़ कर सकता हूँ ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद। तो अब मैं यहाँ पर जो सेकंड रीज़न है वो लिखूँगा कि हमारे पास इन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 and 3 the concentration of which becomes 2 times, and the initial rate, अगर हम यहाँ पर देखें इनिशियल रेट हमारा जो कैलकुलेटेड है वो 2 है, वो 2 से 3.75 ऑलमोस्ट अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लूँ तो ये 2 टाइम्स ही बढ़ रहा है। द इनिशियल रेट ऑल्सो बिकम्स 2 टाइम्स। अब यहाँ पर भी वही केस बन गया कि जितना मेरी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है उतना ही मेरा इनिशियल रेट भी चेंज हो रहा है। सो द ऑर्डर विल बी वन। तो हमारे पास जो OH नेगेटिव आयन का ऑर्डर होगा वो भी वन होगा, या हम इसको फर्स्ट ऑर्डर भी कह सकते हैं। तो अब हमारे पास दोनों ऑर्डर आ गए हैं। अब इसके सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि सी पार्ट में हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। तो जो सी पार्ट है, राइट एंड ओवरऑल रेट इक्वेशन ऑफ द गिवन
रिएक्शन। तो अगर आपको याद हो हमारे पास जो, मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे पास जो रेट लॉ है वो होता है रेट इज प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट, या जितने भी रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास। जो इस वक्त दो रिएक्टेंट्स हैं, एक हमारा OH है और एक हमारा RCH2X है। और अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सपेंड करूं या इसके प्रोपोर्शन के साइन को इक्वल के साइन में करूं तो रेट इक्वल होता है आर, सॉरी के पहले आएगा, के इंटू RCH2X और OH नेगेटिव। तो ये हमारा बेसिकली रेट इक्वेशन ये है। अच्छा, अब हमारे पास उसने ओवरऑल रेट इक्वेशन क्यों पूछी है? क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर है वो ऑर्डर पावर बन के यहाँ लिखा जाता है। तो हमारे पास जो दोनों ऑर्डर कैलकुलेट हुए हैं वो हमारे पास दोनों ऑर्डर कैलकुलेट होके वन, इसका भी वन है और इसका भी वन है। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई लिखा जाता है तो आपको पता है कि वन तो हम कभी भी पावर के तौर पे मेंशन नहीं करते। तो जो हमारा ओवरऑल रेट इक्वेशन होगी वो ये होगी। तो ये हमारा आंसर हो गया पार्ट सी, यानी कि जो क्वेश्चन था रेट इक्वेशन से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपल डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन हमारे पास ये है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ substance through 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कोई भी सब्सटेंस है, लेट सपोज उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और 25 को 26 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करने के लिए यकीनन मुझे इसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट देनी होगी। तो उस हीट को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। और अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ मोलर हीट कैपेसिटी की, मोलर हीट कैपेसिटी में सिर्फ एक वर्ड मोलर का आया है तो पूरी डेफिनेशन ऑलमोस्ट वही रहेगी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ। अब ये जो आ सब्सटेंस है वो आ जाएगा ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो हमारा जो सब्सटेंस का अमाउंट है वो स्पेसिफाई होके 1 मोल हो जाएगा, बाकी पूरी डेफिनेशन सेम रहेगी। और अगर हम यहाँ 1 मोल मेंशन नहीं करेंगे तो ये डेफिनेशन मोलर हीट कैपेसिटी की नहीं होगी। अच्छा, अब इसके बी पार्ट की तरफ जल्दी से चलते हैं। इफ 650 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड 450 जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, फाइंड द चेंज। अब इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। इफ 650 जूल हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड 450 जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, देन द फाइंड द इंटरनल एनर्जी। अगर हमें याद हो ये हमारा फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। और फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन जो हमने ड्राइव किया होता है उसका जो हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है वो हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू, या इसको हम डब्ल्यू भी मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डेल्टा पी डब्ल्यू मेरे माइंड में आ रहा था, तो हम यहाँ पर क्योंकि वर्क की बात हो रही है तो डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास हमने डेल्टा ई मालूम करना है, तो डेल्टा ई का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। तो हमारे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू होनी चाहिए जिसको हम हीट कहते हैं। तो हमारा जो डेल्टा क्यू है उसकी वैल्यू है प्लस 650 जूल। यहाँ मैं प्लस का साइन मेंशन कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि हमारी जो हीट हुई है वो एब्जॉर्ब हुई है, तो हीट एब्जॉर्ब में जब भी होगी तो हम साइन प्लस का यूज़ करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि 450 जूल वर्क डन ऑन द सिस्टम में हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, तो वर्क हमारा नेगेटिव हो गया माइनस 450 जूल। हमें ये वैल्यूज पुट करता हूँ, 650 माइनस माइनस 450, तो मेरा जो आंसर बनता है वो 1100 जूल बनता है। तो इस तरह मैंने ये डेल्टा ई कैलकुलेट कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक मिनट, यस ये हो गया।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेसिकली एक ERQ है, जिसको एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन भी कहते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन भी कहते हैं। इसके टोटल मार्क्स 7 मार्क्स हैं। इसमें हमारे पास चॉइस है कि या तो हम इसका ए पार्ट करें या बी पार्ट करें। अगर हम ए पार्ट को देखते हैं तो ए पार्ट बेसिकली ये हमारा स्टेचोमेट्री के चैप्टर से आता है, और बी पार्ट यहाँ पर जो हमें लग रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर से आता है। अगर आप एस लो को आपने सही तरीके से स्टडी किया हुआ है तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी उसमें मेंशन है कि ERQ कौन कौन से चैप्टर से आते हैं। जो हमारा फर्स्ट ERQ है वो इन दो पार्ट्स पे डिपेंड करता है। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। द कंबशन एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद रिलेटिव मोलर मास ऑफ 99 ग्राम शो दैट इट कंटेन 4.04% हाइड्रोजन, 24.24% कार्बन एंड 71.72% क्लोरीन। एटॉमिक मासेस गिवन है। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला? हमने एम्पिरिकल फार्मूला करना मालूम करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड, जो द स्टेप ऑफ वर्किंग क्लियरली। तो नंबर वन चीज हमने एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं, नंबर वन हमारे पास हमने जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है कि हमने एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है। ऑलरेडी इन्होंने हमें एलिमेंट्स बता दिए हैं कि हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन। सेकंड, हमें एलिमेंट्स का मास मालूम करना होता है। थर्ड, हमें एलिमेंट की परसेंटेज। तो परसेंट ऑफ एलिमेंट्स तो ऑलरेडी इन्होंने हमें दिए हुए हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट है, एक हमारे पास कार्बन है, एक हमारे पास हाइड्रोजन है, एक हमारे पास क्लोरीन है। तो जो परसेंट ऑफ एलिमेंट में कार्बन का देखता हूँ वो मेरे पास है 24.24%। और हाइड्रोजन है 4.04%। और क्लोरीन हमारा है 71.72%। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना होता है, हमने परसेंट ऑफ एलिमेंट्स को, जो नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनता है, हमने इसको मोल्स में, मोल्स ऑफ एलिमेंट्स में कन्वर्ट करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम परसेंट ऑफ एलिमेंट को डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से। तो हमारे पास ऑलरेडी एटॉमिक मासेस गिवन है। तो हम यहाँ पर 24.24 को 12 से डिवाइड करेंगे, 4.04 को 1 से, और 71.72 को क्लोरीन के एटॉमिक मास जो कि है 35.5 से डिवाइड करेंगे। जब मैं डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास जो मोल्स आते हैं, ये आता है 2.02, ये आता है 4.04, ये आता है 2.02। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम इसको सिंपल मोल रेशो में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए जो हमारे पास हम डिवाइड करते हैं लोएस्ट, जो हमारी लोएस्ट वैल्यू, इन तीनों में सबसे लोएस्ट वैल्यू 2.02 है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी 2.02 को तीनों वैल्यू से को डिवाइड करते हैं, मतलब तीनों वैल्यू को 2.02 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा 2.02 डिवाइड बाई 2.02, 4.04 डिवाइड बाई 2.02 एंड 2.02 डिवाइड बाई 02। अच्छा, अब यहाँ पर याद रखें कि हमारा आंसर एग्जैक्टली हमने होल नंबर्स में लिखना है। अगर हमारा आंसर होल नंबर में नहीं आएगा तो हम उसको राउंड ऑफ करके होल नंबर में लिखेंगे। फिलहाल मेरे केस में तो, इस क्वेश्चन के केस में तो हमारे पास ये होल नंबर ऑलरेडी आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, और ये 1 आ रहा है। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा, अगर नहीं आए तो हमने इसको राउंड ऑफ करके प्रॉपर तरीके से सॉरी होल नंबर में लिखना है। अब ये जो हमारे पास सिंपल मोल रेशियो है, यही हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो C1H2 एंड क्लोरीन 1। तो ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम करेंगे। अच्छा, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हमें बेसिकली सबसे पहले, चलिए मैं सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिख देता हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा बराबर होता है इम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय अ होल नंबर एन। हमें एक एन की वैल्यू चाहिए होती है। वो एन कैसे कैलकुलेट होती है, एन बराबर होता है मोलर मास डिवाइड बाय इम्पेरिकल फॉर्मूला मास। हमारे पास मोलर मास तो इन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन दे दिया था, वो हमारा था 99। अब इम्पेरिकल फॉर्मूला मास इस फॉर्मूले से आएगा। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करके इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालूँ तो 12 प्लस 2 प्लस 35.5। अगर मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व करूँ तो मेरा जो एन आ रहा है वो 2 आ रहा है।
अच्छा, यहाँ पर मैं फिर रिपीट कर दूं, ये एन जो है, एन भी हमारा एक स्पेसिफिकली होल नंबर में ही आना चाहिए। अगर हमारा एल एन पॉइंट्स में डेसिमल में आ रहा है तो हम उसको राउंड ऑफ करके एक होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। मोलिकुलर फॉर्मूला बराबर होगा, ब्रैकेट के अंदर मैं इंपेरिकल फॉर्मूला लिख देता हूँ, CH2Cl, और हमारा N2 है। अब मैं इसको जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाता है C2H4Cl2। तो ये हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया, जिसको हम पार्ट ए का सॉल्यूशन कहेंगे। अब हम बात करेंगे पार्ट बी के सॉल्यूशन की तरफ। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। द गिवन रिएक्शन टेक प्लेस इन एन एसिडिक मीडियम, PbO2 react with iodide ion and it is converting into Pb2 plus and I2। बैलेंस द गिवन इक्वेशन यूजिंग द हाफ रिएक्शन मेथड। हमारे पास ये एक इक्वेशन है, और अगर ये हमें ये कह रहे हैं कि ये हाफ रिएक्शन मेथड से हमने इसको बैलेंस करना है और एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, तो ये यकीनन ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अच्छा, इस रिडॉक्स रिएक्शन में इसमें हमारे पास एक एलिमेंट जो है वो यकीनन ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, दूसरा रिड्यूस हो रहा होगा। तो अगर हम ज़रा सिंपल देखें आयोडीन की तरफ, यहाँ आयोडीन की ऑक्सीजन स्टेट -1 है, और यहाँ से ये जब मॉलिक्यूलर स्टेट में आ रहा है तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन -1 से 0 का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये लूज कर रहा है, क्योंकि -1 चार्ज होने का मतलब है इसके पास एक एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है, और 0 होने का मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो यकीनन इसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो आयोडीन अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है या आयोडीन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि पीबी के अंदर रिडक्शन हो रही होगी। तो इस वजह से मैंने ये कहा कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। अच्छा, अब हम जरा अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि बैलेंस द गिवन इक्वेशन यूजिंग द हाफ रिएक्शन मेथड। तो जो हाफ रिएक्शन मेथड है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों ऑक्सीडेशन का रिएक्शन और रिडक्शन का रिएक्शन को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी ये इन्होंने एक आयनिक इक्वेशन दी हुई है, तो इस आयनिक इक्वेशन को हम डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे दो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन में। तो पहला स्टेप मैं यहाँ लिखूंगा कि स्टेप नंबर 1 के में भी हम ये भी कह सकते हैं कि हम डिवाइड कर देते हैं द गिवन इक्वेशन इनटू टू हाफ रिएक्शन, क्योंकि उन्होंने हमें यही काम कहा है। तो हमने इन दोनों को ही डिवाइड कर दिया, इस पूरी इक्वेशन को ब्रेक कर दिया, डिवाइड कर दिया, या सेपरेट कर दिया, या स्प्लिट कर दिया, किसमें, दो हाफ रिएक्शन में। अच्छा, अब ऑलरेडी मैं आपके सामने ये आइडेंटिफाई कर चुका हूँ कि जो आयोडीन वाला रिएक्शन है, आयोडाइड आयन जो कन्वर्ट हो रहा है I2 में, वो बेसिकली ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो मैं शॉर्ट में इसको ऑक्सीडाइज लिख देता हूँ। तो जो दूसरा बचेगा हमारा रिएक्शन, PbO2 कन्वर्ट हो रहा है Pb2 प्लस में, ये यकीनन फिर रिड्यूस हो रहा होगा। आपको इस चेक करके, आप इसको चेक करना चाहें तो भी आपको यही मिलेगा। लेकिन ये एक आसान सा मेथड है कि अगर आप कोई भी एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन चेक कर लेते हैं बहुत केयरफुली, तो दूसरा खुद ब खुद, अगर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा खुद ब खुद रिड्यूस हो रहा होगा। अच्छा, ये हमारे जो हमारी ओवरऑल इक्वेशन थी हमारी अनबैलेंस, हमने इसको दो हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर दिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, स्टेप नंबर 2। जो स्टेप नंबर 2 है, उसमें हमने बैलेंस करना है द एलिमेंट्स। अच्छा, अब वो एलिमेंट्स भी कौन से बैलेंस करने हैं, हमने सारे एलिमेंट्स नहीं बैलेंस करने। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ कि विच अंडरगो अंडरगो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मतलब हमने उन एलिमेंट्स को बैलेंस करना है जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। तो हमारे पास जो एक एलिमेंट तो कौन सा है, आयोडीन, दूसरा एलिमेंट कौन सा है, पीबी। तो यही दो एलिमेंट हमने सिर्फ बैलेंस करने हैं स्टेप, सेकंड स्टेप में। तो अगर आप ऊपर देखें, जो फर्स्ट इक्वेशन है ऑक्सीडेशन वाली, उसमें यहाँ एक आई है जबकि दूसरी साइड पे दो आई हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ मैं 2 लगाऊंगा। ये हो जाएगा 2I-1 पावर, जो इसकी ऑक्सीजन स्टेट है, और ये हमारे पास ये I2 में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट इक्वेशन को गौर से देखें, PbO2, जो PbO2 है और यहाँ पर एक Pb है, और राइट हैंड साइड पे दो, यहाँ पर भी सॉरी एक ही Pb है। तो हमारा Pb बैलेंस है। अच्छा, यहाँ मैं ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं कर रहा, हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को
बाद में बैलेंस करना होता है। उससे पहले हमें वो एलिमेंट बैलेंस करने होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। तो ये यहाँ हमारा पीबी ऑलरेडी बैलेंस है, तो ये इक्वेशन ऑलरेडी ऐसे ही एज इट इज कॉपी हो जाएगी। तो अब हमारा सेकंड तो ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है। यहाँ ये फीडर भी रखा हो। सारा सामान फैला के देख क्या रहे हो कार्टून की बैग सारी को अंदर रखो। खुद चलो फीडर किचन में रख दिया बैग उधर रखो जल्दी। बैग उठाओ सारी के अंदर किचन में बाहर से निकालो। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 में हम करेंगे बैलेंस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ लिखूंगा बैलेंस ऑक्सीजन बाय द एडिशन ऑफ H2O एंड हाइड्रोजन बाय द एडिशन ऑफ H+। अच्छा, अब क्योंकि हम यहाँ पर एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस कर रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक है कि हमने अगर एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग करनी है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय द एडिशन ऑफ वाटर। मतलब पहले हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, फिर हम H+ आयन ऐड करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी ऑक्सीडेशन की इक्वेशन है और ये रिडक्शन की इक्वेशन है। ऑक्सीडेशन की इक्वेशन में तो ऑलरेडी ऑक्सीजन है ही नहीं, तो हम इसको तो एज इट इज ही कॉपी कर देंगे। ये 2I-1 एरो कन्वर्ट हो गया I2 में। लेकिन अगर हम नीचे रिडक्शन की इक्वेशन में देखें, रिडक्शन की इक्वेशन में हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे 2 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूंगा, मैं 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूंगा। अच्छा, मैं 2 वाटर मॉलिक्यूल क्यों ऐड करूंगा, क्योंकि हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन होता है, तो हमें 2 ऑक्सीजन चाहिए तो 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने का प्रॉब्लम ये है कि जब हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल हमने ऐड किए तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम खुद ब खुद यहाँ पर आ गए इक्वेशन के अंदर। तो इसका मतलब है हमें हाइड्रोजन को भी साथ ही बैलेंस करना होगा। अब यहाँ पर अगर 4 हाइड्रोजन है तो, और हमने रूल के अकॉर्डिंग हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है H+ आयन से, तो अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे जो रिडक्शन की इक्वेशन है इसमें 4H+ आयन ऐड करने होंगे। तो इस तरीके से हमारा स्टेप 3 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने बेसिकली एलिमेंट्स भी सारे बैलेंस हो गए हैं, जिनमें रिडक्शन वाले, ऑक्सीडेशन वाले और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सब बैलेंस हो गए। अब हम स्टेप नंबर 4 की बात करेंगे। अयान फुल चक्कर दिया था ना बेटा। स्टेप नंबर 4 में हमने जो है वो बैलेंस करना है चार्जेस। बैलेंस चार्ज। तो हम बैलेंस चार्ज कैसे करेंगे, तो पहले जरा हम अगर ये इक्वेशन को गौर से देखें अगर आप, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन वाली हमारी इक्वेशन है, इसमें आयोडाइड आयन पे आपको -1 चार्ज नजर आ रहा है, और आयोडाइड आयन कितने हैं, यहाँ 2 हैं, तो यहाँ ओवरऑल चार्ज क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड पे -2। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड पे ओवरऑल चार्ज 0 है, तो इसका मतलब यह है कि ये बैलेंस ही नहीं है चार्ज वाइज। तो लेफ्ट हैंड साइड पे -2 चार्ज है, राइट हैंड साइड पे 0 चार्ज है। तो अब हम इसको कैसे बैलेंस करें, अच्छा हम चार्ज को बैलेंस करते हैं बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम इलेक्ट्रॉन्स के जरिए से बैलेंस करते हैं, और जब कभी इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं तो बेसिकली माइनस चार्ज ऐड होता है। तो अगर मैं जो -2 यहाँ पर है और राइट हैंड साइड पे कोई चार्ज नहीं आया, तो मुझे राइट हैंड साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे ताकि दोनों साइड पे -2 चार्ज हो जाए। तो फिर मैं इसकी इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा, 2I-1 एरो
I2, और हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, मतलब दो नेगेटिव चार्ज राइट हैंड साइड पे ऐड हो जाएंगे। इस तरह हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। सिमिलरली अब मैं अपनी रिडक्शन इक्वेशन पे फोकस करूंगा। रिडक्शन इक्वेशन पे भी अगर हम फोकस करें तो रिडक्शन इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पर PbO2, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पे जीरो चार्ज है, और यहाँ पर हमने 4H+ आयन ऐड किए थे, तो एक H पे एक +1 चार्ज है, तो 4 पे +4 चार्ज होगा, तो हमारा लेफ्ट हैंड पे ओवरऑल 4+4 चार्ज है। अगर हम राइट हैंड पे देखें, राइट हैंड पे हमारे पास Pb पे +2 चार्ज है, या इसकी ऑक्सीजन स्टेट +2 है, तो यहाँ +2 चार्ज हो गया। वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, तो ओवरऑल चार्ज यहाँ पर +2 है और लेफ्ट हैंड साइड पे +4 है। तो इसका मतलब ये है कि हमें माइनस ऐड करना है, तो अब हमें राइट हैंड साइड पे -2 ऐड करना होगा ताकि ये ओवरऑल +2 हो जाए। तो यहाँ पर फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे दो इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। तो जब मैं यहाँ ओवरऑल इक्वेशन लिखता हूँ, लेट सपोज PbO2 प्लस 4H+, अब मैं यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगा। तो बाकी ये मेरी इक्वेशन सेम कॉपी होगी। तो ये मेरी ओवरऑल, ये मेरी रिडक्शन इक्वेशन का चार्ज बैलेंस हो गया। बेबी को मत चाहिए। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करना होता है कि हमने ये बैलेंस करना होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में और ऑक्सीडेशन में सेम होने चाहिए। बैलेंस लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ इक्वेशन। तो जो हमारी हाफ इक्वेशंस हैं, इनमें दोनों में इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन इक्वल होना चाहिए। अब अगर इत्तेफाक से जो मैं एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ, जो ये बॉटल पेपर में जो एग्जांपल अवेलेबल है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन ऑलरेडी इक्वल है, तो ये हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मतलब ये स्टेप नंबर 5 तो हमारा ऑलरेडी सॉल्व हुआ है। तो अब हम स्टेप नंबर 5 की से स्टेप नंबर 6 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 6 में हमें ओवरऑल इक्वेशन फाइंड करनी है। नाउ फाइंड ओवरऑल इक्वेशन स्टेप नंबर 6 हम की तरफ चलते हैं, जिसमें हम फाइंड करेंगे ओवरऑल इक्वेशन बाय एडिंग बोथ हाफ रिएक्शंस। हम इन दोनों हाफ रिएक्शंस को बस ऐड कर देंगे और सिंप्लीफाई करके, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगी। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, ये दो इक्वेशन हैं ऊपर, ये हमारी ऑक्सीडेशन वाली है, ये रिडक्शन वाली है। तो याद रखें कि जो एरो के लेफ्ट हैंड पे हैं वो लेफ्ट हैंड पे ही रहेंगे। तो एरो के लेफ्ट हैंड पे सबसे पहले मेरा है 2I-, और फिर उसके बाद हमारे पास आता है PbO2 +4H+। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हमने साथ साथ सिंप्लीफाई भी करना है। तो ये क्योंकि वहाँ ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और रिडक्शन में गेन हो रहे हैं, तो ये खुद ब खुद एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और ये कैंसिल होने चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो इसका मतलब है हमने स्टेप नंबर 5 कंप्लीट नहीं किया है। खैर, तो ये हमारे कैंसिल हो गए। तो अब हमारे पास एरो के बाद बचता है I2 प्लस PB2 प्लस एंड +2H2O। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा या ERQ है, क्वेश्चन नंबर 8A। और पहले इसके पार्ट्स को दो पार्ट्स में रीड करते हैं। डिस्क्राइब द टर्म हाइड्रेशन, तो इसका मतलब है हमें सिर्फ इसकी एक एग्जांपल के साथ डेफिनेशन देनी है, एक मार्क्स है इसका। सेकंड है डिस्क्राइब द 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट विच गो अंडर हाइड्रोलिसिस, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। अच्छा, ये जो हमारा ERQ है मोस्टली डिस्क्रिप्टिव बेस्ड है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। अच्छा, इसका एक और पार्ट भी होता है, वो भी हम देख लेते हैं। पहले हम 8A पार्टी की बात कर लेते हैं।
वैसे दोनों में हमारे पास चॉइस होती है। तो पहले हम हाइड्रेशन की बात करते हैं। हाइड्रेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, हाइड्रेशन इज अ एडिशन ऑफ वाटर टू आयंस और मॉलिक्यूल। मतलब अगर हम कोई भी आयंस को या किसी भी केमिकल को जब हम पानी में डिसॉल्व करें और पानी के वाटर के मॉलिक्यूल उनके साथ सिर्फ अटैच हो जाएं, तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहते हैं। हमारे सामने बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O। और कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है, या जब हम उसको अगर देखें फॉर्मूले के हिसाब से, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल बगैर डिसोसिएट हुए, ब्रेक डाउन हुए, डायरेक्टली वाट इसके साथ अटैच हो गए। तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहते हैं। और एक और चीज़ हमें साथ में मैं ऐड करूंगा कि जो पीएच होती है सॉल्यूशन की, वो उसमें कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज इन पीएच। तो पीएच रिमेन, हम ये भी कह सकते हैं कि कांस्टेंट रहती है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। डिस्क्राइब 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट विच अंडरगो हाइड्रोलिसिस। अच्छा, जो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट हैं, इसमें जो पहला सॉल्ट मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा वो है एसिडिक सॉल्ट। व्हेन एसिडिक सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड वाटर से रिएक्ट करता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और HCl बनता है। और यहाँ पर HCl, एज द HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड सो इट विल डिसोसिएट इन इट्स आयन एंड pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल डिक्रीज। देखिए, हाइड्रोलिसिस में पहली चीज हमें ये क्लियर होनी चाहिए कि जब भी हाइड्रोलिसिस होगी तो हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे एसिड भी बनेगा और बेस भी बनेगा। और किस टाइप की हाइड्रोलिसिस होगी या किस टाइप का सॉल्ट होगा, ये डिपेंड करेगा हमारी पीएच करेगा। मतलब अगर हमारी पीएच डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा सोल्यूशन है वो मोर एसिडिक है, उसमें H+ आयन की क्वांटिटी ज़्यादा है, या H+ आयन उसमें आयनाइज्ड है। अगर आप ये इस एग्जांपल को देखें, मैंने AlOH को एक किस्म का कंबाइंड फॉर्म में शो किया हुआ है, जबकि HCl को डिसोसिएटेड फॉर्म में शो किया हुआ है। इसका रीज़न ये है, जो HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो डिसोसिएटेड फॉर्म में होता है। अब हम अगर इस एसिडिक सॉल्ट को समझ गए हैं, तो बिल्कुल इसका अपोजिट होगा बेसिक सॉल्ट। तो इसको भी देख लेते हैं। बेसिक सॉल्ट क्या है? व्हेन बेसिक सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। एग्जाम्पल हमारे पास है, सोडियम एसिटेट रिएक्ट कर रहा है वाटर से, एसिटिक एसिड बन रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। As a sodium hydroxide is a strong base, so it will dissociate in its ions and the pH of the resulting solution will increase. तो हमारे पास ये कंडीशन सिंपल सी है कि हमारे पास, चूंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, और स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो कम्प्लीटली आयनाइज होता है, तो ये जो OH आयन्स हैं ये कम्प्लीटली आयनाइज होंगे। जबकि एसिटिक एसिड जो होता है ये पार्शली आयनाइज होता है। हमारे जो सोल्यूशन होगा, ओवरऑल जो हमारा सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो बेसिक इन नेचर होगा, और हमारी जो पीएच हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब हम थर्ड टाइप की हाइड्रोलिसिस को अगर देखें, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड एंड अ वीक बेस। अच्छा, ये एक ऐसा सॉल्ट है जो कि वीक एसिड और वीक बेस बनाता है। अच्छा, अगर इसकी डेफिनेशन क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड एंड वीक बेस कैन बी एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। However, pH depends on the strength of weak acid and weak base। अच्छा, यहाँ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये हमें सिर्फ पीएच से पता चलेगा। ये हो सकता है कि पीएच बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि पीएच में बहुत बहुत ही कम चेंज आए कि हम उसको न्यूट्रल कंसीडर करें। एक एग्जांपल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल अमोनियम एसिटेट CH3COO सॉरी CH3COONH4 इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इसमें ये दोनों पार्ट हैं। ये पार्ट हमारा, मतलब अगर मैं इसको आपको इक्वेशन में दिखाऊं, ये पार्ट हमारा वीक एसिड का पार्ट है, ये बनाएगा CH3COOH। और ये पार्ट हमारा वीक बेस का पार्ट है, ये पार्ट हमारा वीक बेस का पार्ट है, ये बनाएगा वीक बेस। मतलब कौन सा बेस बनेगा? NH4OH। तो दोनों ही वीक हैं। अब इस पे ये पीएच बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, तो इस टाइप की हाइड्रोलिसिस को हम न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस भी कह सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा पार्ट भी विद एग्जांपल एक्सप्लेन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो इसका बी पार्ट है, एक्सप्लेन इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एंड राउल्स लॉ स्टेटमेंट इंक्लूडिंग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दैट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। हमने ये जो है इस ERQ में ये एक्सप्लेन करना है कि जो वेपर प्रेशर का लोअर होना, कम होना एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, और उसके अंदर हमने एग्जाम्पल भी देनी है और राउल्स लॉ का स्टेटमेंट यूज करना है। जो राउल्स लॉ का स्टेटमेंट हमें बताता है वेपर प्रेशर के बारे में, वो ये है, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन अ सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इज लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूट है, जैसे कॉमन सॉल्ट है NaCl, नमक,
उसको मैं पानी में सॉल्वेंट में डिजोल्व करता हूँ, तो वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा जब उसमें सॉल्ट होगा। इसकी सिंपल एग्जांपल इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे सी वाटर है, समंदर का पानी है, उसमें नमक बहुत सारा मिक्स होता है, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा कम होगा। लेकिन अगर उसको कंपेयर करें, लेट सपोज हमारा लेक का, झील का पानी है, जहाँ जो कि फ्रेश वाटर भी कह सकते हैं, उसमें नमक की क्वांटिटी कम होती है, डिजॉल्व मिनरल्स कम होते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे सॉल्वेंट में, उतना उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये एक नेचुरल इफेक्ट है, और यही राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट है। अच्छा, इसको और थोड़ा अगर हम समझें कि ये कैसे होता है, कि एडिशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल रिड्यूस द रेट ऑफ एस्केप ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कंपेयर विद प्योर सॉल्वेंट, एज अ रिजल्ट द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, ड्रॉ करके दिखा देता हूँ मैं आपको। लेट सपोज ये हमारे पास एक कंटेनर है, उसकी सरफेस पे ये जो रेड लाइन है ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, प्योरली सॉल्वेंट है तो सारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। चलिए मैं इनको डॉट से जाहिर कर देता हूँ, डॉट डॉट, छोटे छोटे डॉट्स बना देता हूँ। अब ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, नीचे भी हैं ऊपर भी हैं। तो एवोप्रेशन का मतलब क्या होता है, कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल का स्केप होना, मतलब ये जो लाइन है इसके मॉलिक्यूल अगर स्केप आउट हो यहाँ से, तो इसको हम क्या कहते हैं, एवोप्रेशन कहते हैं। और यही एवोप्रेटेड मॉलिक्यूल जो है वो एक वेपर जनरेट करते हैं। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ एक ऐसे सॉल्वेंट से जिसमें हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया, वो भी नॉन वॉलेटाइल, जिसने एवोपरेट होना ही नहीं है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब है उसने एवोपरेट ही नहीं होना। तो लेट सपोज एक हमारा ये जो, मैं सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर देता हूँ स्टार से, और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर देता हूँ डॉट से। तो अब इसकी सरफेस पे कुछ कंडीशन ऐसे होगी कि अगर एक होमोजेनियस मिक्सचर बना हुआ हो, तो डॉट के साथ स्टार्स भी होंगे, मतलब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी सरफेस पे आयनाइज फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे। अब अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, ये वाली जो सिचुएशन है इस वाले बीकर से, इस वाले बीकर में हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन थी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल क्या थे, सॉल्वेंट के थे। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी आ गए हैं, तो उन्होंने क्या किया है, सॉल्वेंट की जगह को रिप्लेस कर दिया है। तो अब सरफेस पे तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल नहीं एवोपरेट होना है, क्योंकि वो वॉलेटाइल है, जबकि सॉल्यूट हमने नॉन वॉलेटाइल यूज किया है। तो खुद ब खुद क्या होगा, रेट ऑफ एवोपरेशन कम हो जाएगा। तो ये इसकी बेसिक एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, इसको और डिटेल में कैसे लिखेंगे। अब इन्होंने कहा है कि द प्रेशर the presence of a solute means that there are a fewer solvent molecule at the surface of the solution. As a result, the rate of solvent evaporation from the solution is lower than the rate of evaporation of the pure solvent. तो ये वही वाली बात हो गई जो मैंने आपको एक एग्जांपल से शो किया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप एक एग्जांपल ड्रॉ करो, उसको डिस्क्राइब कर दो, तो भी इसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्टिव वे में देना चाहते हैं, आप एग्जांपल ड्रॉ करके देना चाहते हैं, दोनों काम हो सकते हैं। अच्छा, अब हम इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। मैथमेटिकली जो हमारे पास एक्सप्रेशन है कि द वेपर प्रेशर लोअरिंग डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। इसका मतलब क्या हुआ, कि जो भी चेंज आएगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से डायरेक्टली रिलेट करेगा। जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूट का, उतना वेपर प्रेशर में चेंज आएगा। तो प्रोपोर्शन का साइन खत्म करके अगर मैं इक्वल के साइन में लाऊं, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर ये जो पी नॉट है ये कांस्टेंट है। ये पी नॉट बेसिकली ये है, इसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। अगर एक ये इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि अगर किसी भी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पहले से ही बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हमें ज़्यादा चेंज नज़र आएगा। ये इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि क्वेश्चन में हमसे मेंशन पूछी गई है। अब हम इसको थोड़ा एक एग्जांपल से भी समझते हैं। फॉर एग्जांपल, द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 टोर। इमेजिनिंग होल्डिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट व्हाइल एडिंग ग्लूकोज। अब हम इसमें ऐड क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज टू द वाटर, सो दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज, जो हमारे पास हमने सोल्यूशन ऐड किया, सॉरी हमने क्या ऐड किया, ग्लूकोज ऐड किया, तो इसके अंदर अब हमारे पास वाटर का जो मोल फ्रैक्शन है वो है 0.8, और जो हमारे पास जो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन है 0.2। अब हमारे पास इस फॉर्मूले को यूज करना है हमने, और इस फॉर्मूले को यूज करके हमने ये कैलकुलेट करना है कि हमारा जो है
वो वेपर प्रेशर में कितना चेंज आया होगा। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल सा है कि हम मैं यही फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये सॉल्यूट की जगह मैंने, क्योंकि हम आप सॉल्यूट यूज़ कर रहे हैं, तो सॉल्यूट हमारा C6H12O6 है, तो इसकी वैल्यू 0.2 है। और जो हमारा प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर था वो 17.5 टोर है। तो इस सेंस में हमारा कितना वेपर प्रेशर में चेंज आया है, 3.5 टोर वेपर प्रेशर हमारा रिड्यूस हो गया, कम हो गया। तो इस तरीके से हमने ये एक एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से हमारा जो है वो प्रेशर में चेंज आ रहा है। थैंक यू क्लास।